After a very long time we are doing diploma in creative writing again. So आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है How to achieve lucidity and directness. इससे पहले इसी यूनिट का एक पार्ट और आ चुका है जिसका नाम था द डायमेंशंस ऑफ क्लैरिटी. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि 20 मार्क्स का क्वेश्चन क्लैरिटी के ऊपर हमेशा आता है. सो इस टॉपिक को इस वीडियो में भी हम कवर करेंगे. 20 मार्क्स का आंसर बनाना है तो दोनों वीडियोस को देखना पड़ेगा. सो इस वीडियो को भी देखिए और उस वीडियो को भी अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा. एज वेल एज एग्ज़ाम को साइड करते हुए अगर हम हमारी एज अ राइटर ग्रोथ देखें तो उसमें भी क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे चीज़ों को क्लियर कर सकते हो, अपनी स्टोरी को, अपनी पोएम को कैसे आप अपनी ऑडियंस के सामने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो बिना अपने वर्ड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए, बिना अपनी वोकैबुलरी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए. सो आज के हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं. सबसे पहले है हमारे पास योर राइटिंग मस्ट बी इंगेजिंग. सो आप अपनी राइटिंग को कैसे इंगेजिंग बना सकते हो हम ये डिस्कस करेंगे. क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी दोनों में डिफरेंस होता है. बेशक कहने के लिए हम दोनों का यूज़ सेम जगह पर कर सकते हैं बट दोनों में डिफरेंस होता है. सो उस डिफरेंस को हम देखेंगे. रिजिडिटी में इफेक्ट क्लैरिटी, कैसे रिजिडिटी इफेक्ट कर सकती है क्लैरिटी को. सो हमें वो चीज़ें नहीं करनी है. अगर हम रिजिडिटी के साथ लिखेंगे तो हमारी क्लैरिटी इफेक्ट हो रही है तो हम उसे नहीं करेंगे. क्लैरिटी इज़ नॉट फिसाइल कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी. क्लैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप चीज़ों को सुपरफिशियली इम्प्रेसिव करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा लंबा बना दो, ऐसा भी हमें नहीं करना है. क्लैरिटी इज़ नॉट सिंप्लिसिटी ऑफ स्टेटमेंट. ऐसा भी नहीं है कि क्रिएटिव राइटिंग कहने की क्रिएटिव राइटिंग हो बट हम उसे बहुत ही सिंपल बना दें, हमें ऐसा भी नहीं करना है. ऑलवेज कीप योर रीडर इन माइंड. हमेशा अपने रीडर को अपने माइंड में रखिए जब आप लिख रहे हैं. रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड क्लैरिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा. सो इन सब टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. चलिए शुरुआत करते हैं. योर राइटिंग मस्ट बी एंगेजिंग. जैसे हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आपके सब्जेक्ट की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए. जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप लिखना चाहते हो उसकी आपको जितनी डीप नॉलेज होगी आप उतना ही बेटर उसके ऊपर लिख पाओगे. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपका आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए. जैसे कि हमारे पास टॉपिक है लव. सो अगर आपका लव में इंटरेस्ट है, उस थीम के ऊपर लिखना आपको पसंद है तो ही आप उसके ऊपर और डीपली लिखिए. अदरवाइज अगर आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो उसके ऊपर मत लिखिए. मेकिंग थिंग इंटरेस्टिंग इज़ अ स्किल. किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बना देना एक स्किल होती है बट अ राइटर शुड ऑलवेज चूज द टॉपिक ऑफ हिज हर इंटरेस्ट. ऐसा नहीं है, स्किल है. किसी भी चीज़ को इंटरेस्टिंग बना देना एक स्किल है. अगर आप उसके ऊपर बार बार एक्सरसाइज करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप वो स्किल सीख जाओगे. बट अगर आपका उस टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप दूसरों के लिए उसे इंटरेस्टिंग बना तो दोगे स्किल का यूज़ करके बट उसे क्रिएटिव कभी नहीं बना पाओगे. सो हमारा फोकस किसके ऊपर है कि हमें क्रिएटिव भी रहना है, हमें इंटरेस्टिंग भी बनाना है. सो इसीलिए हमें टॉपिक ही वो चूज़ करना है जिसमें हमारा खुद का इंटरेस्ट हो. अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दीजिए. वो चीज़ लिखिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है. सेकंड है हमारे पास क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. देखिए इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस होता है. क्लैरिटी होती है किसी भी चीज़ को क्लियर कर देना सो दैट आपका रीडर उसे समझ सके. ट्रांसपेरेंसी होती है अपने रीडर को इतना अच्छे से क्लियर कर देना कि वो उसे लगे कि उसने ये चीज़ को एक्सपीरियंस ही कर लिया है. सो इसकी एक एग्जाम्पल आती है हमारे पास. जैसे कि डॉक्टर के.एस. कृष्णन थे, उनका राइटर, हमारी बुक की राइटर, उनका लेक्चर अटेंड करती हैं और वो लेक्चर देते हैं रडार के ऊपर. सो रडार एक साइंस का कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बट राइटर को इतनी अच्छे तरीके से उनका वो लेक्चर समझ आता है कि उसे लगता है कि अरे वाह, ये तो थ्योरी ही बहुत आसान है. सो जब आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाएगी तभी आप उस चीज़ को ट्रांसपेरेंट बना पाओगे.
यही बात कही गई है कि अगर आपके पास कोई बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया भी है तो उसको ट्रांसपेरेंट बनाना है। किस तरीके से? अपनी नॉलेज से। नॉलेज से कैसे बनाओगे? जितनी डीप आपकी नॉलेज होगी उतनी ही आसानी से आप दूसरों को समझा पाओगे। सो व्हेन यू क्लियर समथिंग कॉम्प्लेक्स टू रीडर सिंपली इज ट्रांसपेरेंसी। जब किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से अपने रीडर को समझा पाओ, कॉम्प्लेक्स चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, जितनी चीज़ कॉम्प्लेक्स है उतना ही उसे सिंपली समझा पा रहे हो, उसी को हम कह देंगे ट्रांसपेरेंसी। क्लैरिटी होती है किसी चीज़ को नॉर्मल को क्लियर कर देना, ट्रांसपेरेंसी होती है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको भी बहुत सिंपली से आपने बहुत सिंप्लिसिटी से उसको क्लियर कर दिया, समझा दिया अपने रीडर को। अपना जो थॉट था, कॉम्प्लेक्स थॉट, उसको सिंपल तरीके से आपने बता दिया। थर्ड है हमारे पास रिजिडिटी में इफेक्ट क्लैरिटी। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। राइटर्स को हमेशा ये कहा जाता है कि खुद के लिए लिखो, क्योंकि राइटिंग क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। हर राइटर खुद को एक्सप्रेस करता है अपनी राइटिंग के थ्रू। बट कोई भी ये नहीं कहता आपसे कि अपना जो फर्स्ट ड्राफ्ट होता है ना उसे खुद के लिए लिखो। जो सेकंड ड्राफ्ट पर आ गए आप तो आप खुद के लिए नहीं लिखोगे, फिर आप अपनी ऑडियंस के लिए लिखोगे। आपकी टारगेटेड ऑडियंस हमेशा आपके माइंड में होनी चाहिए कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ। सो आप उन्हीं के लिए वैसे ही वर्ड यूज़ करोगे। सो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अगर आप वहाँ पर रिजिड हो जाते हो, आपको लगता है कि ये मेरा वर्क है, मेरे ही क्वेश्चन होंगे, मेरे ही आंसर होंगे, मेरी ही फीलिंग्स होगी, सब कुछ मेरा ही होगा, तो ये आपका एनिमी है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से आप रिजिड हो जाते हो, सो रिजिडिटी इज एनिमी ऑफ क्लैरिटी। ये आपने ध्यान रखना है कि खुद को एक्सप्रेस करना है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ड्राफ्ट में। जब पहली बार लिखा, जब उसके ऊपर दोबारा से वर्क कर रहे हैं, उसका सेकंड ड्राफ्ट बना रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, उसे और बेटर बना रहे हैं, तब आपके माइंड में आपकी ऑडियंस अगर नहीं होगी तो आप अच्छे राइटर नहीं बन पाओगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। कई बार राइटर्स को लगता है कि उन्होंने जो थॉट दिया है रीडर को रीड करने के लिए वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वो उसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। ये करना भी गलत है। कई बार आपको अपने रीडर पे ट्रस्ट करना चाहिए कि वो इतने भी डम नहीं होंगे कि आपका थॉट ना समझ पाएँ। सो अपने रीडर के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट कीजिए यहाँ पर, और ज़्यादा एक्सप्लेन मत कीजिए, कुछ उनके ऊपर भी छोड़ दीजिए। क्लैरिटी डजंट मीन पुटिंग एवरीथिंग एट सुपरफिशियली कॉम्प्रिहेंसिबल लेवल, कि हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना है। अ ग्रेट डील कैन बी सेड वेरी क्लियरली। बहुत क्लियरली आप बहुत बड़ी बात को बोल सकते हो बाय रिमूविंग इट्स एसेंशियल कॉम्प्लिसिटीज़। आप उसकी जो एसेंशियल, जो बहुत ही चीज़ कॉम्प्लेक्स है ना, उसको हटा दो, जो सिंपल सी बात है उसे बता दो। बहुत बड़ी बात को भी आप सिंपली बता सकते हो, बट उसके लिए आपको उतना ही उसमें फोकस करना पड़ेगा। आपकी नॉलेज भी वहाँ पर काउंट होती है कि आपकी खुद की नॉलेज कितनी है, आपका इंटरेस्ट कितना है, वही सब बातें घूम घूम के आ जानी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लैरिटी इज़ नॉट सिंप्लिसिटी ऑफ स्टेटमेंट। ऐसा नहीं होता कि आपने किसी चीज़ को क्लियर करना है तो आपने सिंपल सी स्टेटमेंट लिख दी, क्योंकि हमारी क्रिएटिव राइटिंग है। क्लैरिटी इज़ नॉट लिमिटेड टू डीलिंग ओनली विद सिंपल मैटर्स। ऐसा भी नहीं है कि आप कोई सिंपल सा टॉपिक लोगे या कोई सिंपल सी स्टेटमेंट लोगे, कोई सिंपल सा एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्रेस करोगे। आप कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ भी ले सकते हो, बट उन्हें भी बहुत आप क्लियर कर सकते हो, उसमें भी क्रिएटिविटी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ऑलवेज कीप योर रीडर इन माइंड। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप कुछ भी लिख रहे हो अपनी टारगेटेड ऑडियंस अपने माइंड में रखिए। आप किसके लिए लिख रहे हो? आपने अपनी रीडरशिप भी तो बिल्ड करनी है। अपना अगर नाम बनाना चाहते हो तो आपके पास आपकी टारगेटेड ऑडियंस भी तो होनी चाहिए जो आपकी चीज़ों को बाय करे, आपकी बुक्स को बाय करे। सो हमेशा अपनी टारगेटेड ऑडियंस को माइंड में रखिए। एक रीडर की चॉइसेस क्या हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बी क्लियर फॉर whom यू आर राइटिंग। क्लियर रखिए कि किसके लिए लिख रहे हैं। अगर आप यंग ऑडियंस में भी लिख रहे हैं तो उसमें भी आप अपना थीम डिसाइड कर लीजिए कि आप किस टॉपिक के ऊपर लिखेंगे। जैसे जो शेक्सपियर थे, उनको लोग क्यों फॉलो करते थे? क्योंकि उनका जो यूज़ ऑफ लैंग्वेज था लोगों को वो पसंद था।
शेक्सपियर ने फिर इसी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, इसी में उन्होंने महारत हासिल की। सो आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस डिसाइड कीजिए। अगर टी.एस. इलियट की हम बात करें तो टी.एस. इलियट्स की जो पोएम है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती हैं, उन्हें समझना इतना आसान नहीं होता। बट जो टी.एस. इलियट की ऑडियंस थी उन्हें वो डिफ़िकल्टी ही पसंद थी, उन्हें डिफ़िकल्ट चीज़ें रीड करना ही पसंद था। सो आप डिसाइड करिए कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या होगी। अगर आपका खुद का इंटरेस्ट है कि मुझे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक्स लेने हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ लेने हैं, वोकैबुलरी बहुत ही शानदार यूज़ करनी है, तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस भी वैसी ही होगी। आपकी टारगेटेड ऑडियंस वो होगी जिन्हें डिफ़िकल्ट चीज़ें पसंद हैं, ना कि वो जिन्हें सिंपल चीज़ें पसंद हैं, वो तो उसे देखेंगे भी नहीं। सो अपनी टारगेटेड ऑडियंस को हमेशा अपने माइंड में रखना है। अगर ऑडियंस माइंड में नहीं है ना तो कभी अच्छे राइटर बन नहीं पाओगे। फिर पहला ड्राफ्ट खुद के लिए होता है, वो बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अगर हम बेचने की बात करें, अब राइटिंग को हमने हमारी बुक्स को बेचना भी तो है ना। सो उस चीज़ के लिए अपनी टारगेटेड ऑडियंस हमेशा ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड क्लैरिटी। यहाँ पर क्या है कि कई बार राइटर को लगता है कि उसकी ग्रामर ठीक है तो रीडर को वो बात समझ आएगी, ऐसा भी नहीं होता। अरिस्टोटल क्या कहते हैं इस बारे में, वो कहते हैं थिंकिंग द थॉट ऑफ वाइस। आपके पास एक वाइस थॉट है, उसको कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो, कॉमन पीपल की लैंग्वेज में। आप भी अगर आपके पास कोई वाइस थॉट है, कोई वाइस आइडिया है, तो आप अगर कॉमन पीपल की लैंग्वेज में उसको बताएंगे तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग, आपकी टारगेटेड ऑडियंस का दायरा खुद ब खुद बढ़ जाएगा। नॉट नेसेसरली बी एक्सप्रेस इन डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। ऐसा नहीं होता कि वाइस, अगर आपके पास कोई थॉट है उसको आप अगर डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं करोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आपके पास कोई शानदार थॉट है तो उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है अगर आप उसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हो। The language used by common people can be extraordinary rich in expression। जो आम लोगों की भाषा होती है ना वो extraordinary rich होती है। उसे अगर आपने उसमें ना आपको यूज़ करना आना चाहिए उस लैंग्वेज को। यहाँ पर अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो आपको लैंग्वेज यूज़ करनी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज की क्वालिटीज़ क्या हैं। सो आपको उस लैंग्वेज को रिकग्नाइज़ करना है, उसकी क्वालिटीज़ को रिकग्नाइज़ करना है, उसके पोटेंशियल को रिकग्नाइज करना है। तभी आप अपनी जो बात है उसे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ, बहुत ज़्यादा प्लेजर के साथ और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंस के साथ बोल पाओगे, अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाओगे। सो ये थे हमारे 7 पॉइंट्स। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट आपको क्या चाहिए प्लीज़ उसे कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वीडियो आई है। सो मुझे आपका भी फीडबैक चाहिए कि आपको नेक्स्ट क्या चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।